नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। विधानसभा चुनाव में 403 में से 400 सीट जीतने का दम भरने वाले अखिलेश यादव के लिए पिछला एक महीना किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। एक महीने के अंदर विधानसभा चुनाव में करारी हार और फिर विधान परिषद चुनाव में खाली हाथ रहना और अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के अंदर खाने भी बगावत के सुर उठने लगे हैं। चाचा शिवपाल यादव तो पहले ही अपने तेवर दिखा चुके हैं और अब सपा के कोर वोट यानी कि मुस्लिम नेताओं ने भी अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता और उनके काम करने के तौर तरीकों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। सपा के संस्थापक सदस्य आजम खान के बेटे और उनके सहयोगियों के बयान और नाराजगी भी हमने देखी और इसके बाद दिग्गज नेता शफीकुर रहमान बर्क का खुले तौर पर कहना है कि सपा मुस्लिम समाज पर ध्यान नहीं दे रही और उनके मुद्दे नहीं उठा रही है। और तो और आजम खान के खासम खास नेता का ये कहना कि अखिलेश को उनके कपड़ों से बदबू आती है और वो नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। उसने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि सपा से जुड़े अल्पसंख्यक समाज के दिग्गज नेता अखिलेश यादव के तौर तरीकों से नाराज हैं। और तो और अब इस्लामिक संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलेमा ए इस्लाम भी अखिलेश यादव को मुसलमानों से नफरत करने वाला बता रहे हैं। सुन्नी मुसलमानों के धार्मिक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों को दूसरे विकल्पों पर विचार करने की नसीहत दी है और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में काफी फर्क है, ये भी कहा है। अखिलेश यादव को दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमानों से न सिर्फ परहेज है बल्कि नफरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी ने नारा गढ़ा था, नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवा का साथ। चुनाव के बाद फिलहाल बड़ों के हाथ की जगह विरोध की नई हवा बहती दिख रही है। सपा मुखिया पर पार्टी के कोर वोटर्स पर उपेक्षा के आरोप अब पार्टी के भीतर से ही उठने लगे हैं। खासतौर पर मुस्लिमों के मसले पर चुप्पी के सवाल मुखर हो गए हैं और इससे अखिलेश यादव के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। अब विधानसभा चुनाव में यादव मुस्लिम वोटरों ने इस बार सपा को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। मुस्लिम वोटर्स की सपा के प्रति एकजुटता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दूसरे दलों से उतरे कई कद्दावर मुस्लिम चेहरे अपनी बिरादरी के वोट तक के लिए तरस गए। नतीजों के बाद पार्टी के भीतर के कई फैसलों के बाद अब मुस्लिम नेताओं का एक तबका पार्टी पर खुले तौर पर मुसलमानों को हाशिए पर रखने का आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो या फिर सीतापुर में बजरंग मुनि के मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार की धमकी का मामला हो या फिर मुस्लिम समाज से जुड़े कई नेताओं पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो। इन सभी में से किसी पर अखिलेश की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम समाज में नाराजगी है और उनके नुमाइंदे इन मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव को ही निशाना बना रहे हैं। तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जुड़ रहे हैं, दूसरे वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा रजा रिजवी जी आपसे, क्योंकि अगर हम बात करें एमवाई फैक्टर को लेकर सपा एकदम आगे बढ़ती हुई नजर आई। चुनाव में जो हार हुई और अब विधान परिषद चुनावों में जिस तरह से खाली हाथ लौटे, ऐसा कहा जा रहा है अल्पसंख्यक नाराज हो चुके हैं, क्या कुछ कहिएगा? ऐसा है कि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मुसलमान कम्युनिटी जो है बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन कर रही थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उनके कार्य को, उनकी गतिविधियों को, कि वो मुसलमानों के साथ कैसा पेश आते हैं। आप देखिए, हमने देखा है, हमें लगता है कि जो हमने देखा है और लोगों ने देखा भी होगा कि नहीं देखा है, या किसी मंच से जो है किसी मुसलमान की स्पीच राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में जो नामचीन मुसलमान है वो किसी का भी स्पीच नहीं कराया गया। तो ये मुसलमान इस बात को समझ रहा था। दूसरे मुसलमानों को टिकट देने में भी उस तरीके से दरियादिली नहीं दिखाई गई। मैं बताना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर ऐसा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, लोग जानते हैं कि मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, लेकिन मुजफ्फरनगर जनपद से किसी मुसलमान को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब पता नहीं वो कि जाट और मुस्लिम समुदाय के जाट राष्ट्रीय लोकदल के दबाव में वो मुजफ्फरनगर में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दे पाए। तो मुसलमान ऑब्जर्व कर रहा था कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ क्या सुलूक कर रही है और वो देख रहा था। अब उसके बाद बर्क के जो बयान आए हैं
जो आजम खान के जो उनके मीडिया प्रभारी हैं, हैं, उनके जी। जो बयान आए हैं, वो सब बयान से, हाँ मीडिया प्रभारी उसके बयान से, ये सबसे। और दूसरा ये है कि अभी शाहिदुल इस्लाम जो इनके विधायक हुए हैं, इससे पहले वो मंत्री भी थे, उनका पेट्रोल पंप गिराया गया, और पेट्रोल पंप खाली इसलिए गिराया गया इतना पुराने कि वो नक्शा नहीं पास था। जी। तो इस पर भाई जाहिर सी बात है, वो आपका एमएलए है, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपको कुछ ना कुछ तो बयान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए बने रहिए। पीयूष जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लग रहा है आपको, कितना सहमत है रजा रिजवी जी से? और साथ ही ये भी जानूंगी, क्योंकि अल्पसंख्यकों की नाराजगी और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं अपने इन मुस्लिम कार्यकर्ताओं को लेकर, या फिर मुस्लिम वोटर्स के पक्ष में किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया या किसी तरीके का कोई काम नजर नहीं आ रहा है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, रजा साहब की तो आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं दी, इसलिए उन्होंने क्या कहा मैं कह नहीं सकता। लेकिन देखिए, ये है कि ये बात कही जा रही है कि नाराज़गी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, देखिए थोड़ी बहुत नाराज़गी हो सकती है क्योंकि बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन जब पार्टी सत्ता में ही नहीं आई है, समाजवादी पार्टी, तो फिर इसलिए जो है उसमें थोड़ा थोड़ा संतोष जो निश्चित रूप से पैदा होना स्वाभाविक है। जहाँ तक रहा आज़म साहब की बात, तो निश्चित रूप से गलती हुई है अखिलेश की, और उनको कम से कम जाना, उनके हाल चाल लेना चाहिए था, और ये कोशिश उनकी पार्टी को करनी चाहिए थी कि उनके रिलीज़ के लिए, हालांकि रिलीज़ जो है कि वो कानून के हिसाब से न्यायालय ही कर सकता है, लेकिन वो दबाव बना सकती थी, पार्टी जो है इस मांग को लेके धरना प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से नाराज़गी। हालांकि देखिए, चुनाव के दौरान अभी जो है कि जब रामपुर में जो है उन्होंने कहा था, दूसरे कैंडिडेट के, विजय शर्मा शायद कैंडिडेट थे, जिनके लिए एक मीटिंग में उन्होंने कहा था आजम खान साहब को तो जैसे ऐसे कानून में अंदर कर दिया गया है, जो है कि क्या नाम, जो भैंस चुराने के और किताबें चुराने के, और जिसका कोई मतलब नहीं है, और वहीं जो है टेनी का बेटे को छोड़ दिया, बेल दी गई। तो ऐसा नहीं कि उनको चिंता नहीं है, उनको आजम खान की भी चिंता उतनी ही थी जितने की उनको अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता की हो सकती है। लेकिन देखिए, एक बात और है, निश्चित रूप से अखिलेश, मुझे लगता है कि वो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव का जो बैगेज है समाजवादी पार्टी का, जिसके तहत जो है भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को एक मौलाना की पार्टी बता दिया था, मौलाना मुलायम की संज्ञा तक दे डाली थी, और एक तुष्टीकरण की बात जो आरोप लगाते रहे लगातार, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश उस सब चीज़ों से अपने को थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं, इसलिए वो जो है इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देना चाहते ताकि ये आरोप लगे और भारतीय जनता पार्टी इसका फ़ायदा उठाए, और वो समाजवादी पार्टी को अपनी तरीके से एक नई छवि के साथ चलाना चाहते हैं, और मुझे लगता है वो चाहते हैं कि थोड़ा पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव, इसीलिए देखिए जैसे कि एक जो बरेली वाले जो मौलाना हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश को परहेज़ है दाढ़ी वाले और टोपी वाले, तो ठीक है, दाढ़ी टोपी वाले वो जो दकियानूसी मुसलमान हैं उनसे परहेज होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रोग्रेसिव होना चाहिए, मुसलमानों में भी लोगों को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और दाढ़ी और टोपी लगा के आपके सोच भी जो है पीछे चले जाते हैं ज़्यादातर जो लोग ऐसे हैं, तो वो अगर उससे दूरी बनाते हैं तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। वहाँ लोगों को भी आत्ममंथन करना चाहिए मुस्लिम समाज में कि आपको आगे बढ़ना होगा, अपनी पुरानी सोच से आगे निकलना होगा, और एक प्रोग्रेसिव दिशा की तरफ बढ़ना पड़ेगा आपको। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक अखिलेश करना चाह रहे हैं, जिसको लेके कुछ मुसलमान जो हैं नेता हैं, कुछ जो है उनको लग रहा है कि उनकी जो है कि पूछ नहीं अब हो रही है उतनी ज़्यादा, लेकिन ये है, देखिए राजनीतिक प्रक्रिया में और पार्टी को मजबूत करने में जो है ये इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि कहीं ना कहीं जो है अखिलेश जो है अपनी तरफ से जो है कोशिश कर रहे हैं कि एक नए सिरे से जो है समाजवादी पार्टी को खड़ी करके लाएं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उनको इतना ध्यान रखना होगा कि जो पुराने नेता है और जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है समाजवादी पार्टी को चलाने में, स्थापित करने में, उनको उनकी नाराजगी को दूर करने को उनको पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पार्टी को आगे ले जाना है तो उनका साथ भी आपको चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर अल्पसंख्यकों को लेकर बात हो रही है तो हम आजम खान को लेकर बात कर लें, क्योंकि आजम खान ये वो नाम है जिनके नाम से कई सारे मुस्लिम वोटर्स खुद ब खुद चले आते हैं। अब अगर हम पहले से बात कर लें तो शिवपाल सिंह यादव की नाराज़गी झेली जा रही, दूसरी तरफ हम आजम खान को लेकर बात कर लें, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की तरफ से कई सारे बयान सामने आए, और फिर उनके मीडिया प्रभारी ने ही खुद कहा है, अब इनको तो हम छोटे मोटे मुसलमान नहीं कह सकते क्योंकि इतने कद्दावर नेता हैं पार्टी के, और ऐसे में शाहजुल इस्लाम को लेकर हम बात कर लें, उनका पेट्रोल पंप जब गिराया गया, जिस तरह से रजा रिजवी जी ने कहा कि पेट्रोल पंप गिराया गया सिर्फ नक्शे को लेकर,
इसमें भी कुछ नहीं बोला गया? हाँ, निश्चित रूप से देखिए ये निंदनीय है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा कॉशियस मत हो जाइए कि आपको भाजपा क्या कहेगी और आप बिल्कुल पक्ष न लें। आप खुले रूप से आपने वोट मांगे हैं मुसलमानों के, और मुसलमानों के वोट मांगे हैं तो आपको अपने जो विधायक हैं, आपके जो या आपके पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनके पक्ष में खड़ा होना होगा। अगर उनकी गलती है तो भी आपको खड़ा होना होगा और एक मॉरल सपोर्ट देना ही देना होगा, और जो कानूनी कार्रवाई है उसमें भी मदद करनी पड़ेगी और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसा न हो, और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इस तरह की बात आपको पूरी खुल के कहनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं संकोच कर रहे हैं अखिलेश। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो रहे हैं वो इस बात को लेकर कि उनकी छवि कैसी बन रही है और कैसी बननी चाहिए, और भाजपा को इस तरह का इल्ज़ाम न लगाने पाए। लेकिन इस उसमें जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से भी हाथ धो बैठेंगे, ये भी उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि समाजवादी कार्यकर्ता और उसमें जो है मुस्लिम समाज एक बहुत बड़ा सपोर्ट संबल रहा है समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने में जो है। तो निश्चित रूप से ये भी अखिलेश को देखना होगा, समझना होगा, वरना फिर वो देर हो जाएगी उनको चीज़ों को समझने में, और उनके हाथ से जो है कि पूरा की पूरी पार्टी निकल जाएगी। फिर वो जो इस बार जो सफलता मिली है, फिर वो वहीं जो है 35-40 में सिमट के चले आएंगे, या कहिए उससे कम पे भी आ सकते हैं, क्योंकि यादव भी अब धीरे धीरे उनसे एक मोहभंग की प्रक्रिया हो रही है। हम देख रहे हैं कि इस साल चुनाव जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें यादवों ने भी जो है भाजपा की तरफ जो है रुख किया है। तो निश्चित रूप से इसलिए अखिलेश को जो अपनी छवि पे ही चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो है पार्टी के हित में क्या है, और सब लोगों को लेके, सब कार्यकर्ताओं के कंट्रीब्यूशन को समझते हुए, मानते हुए उनको मान देना होगा, सम्मान देना होगा, तभी पार्टी आगे जा पाएगी और आप आगे जाके चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हटा पाएंगे सत्ता से। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए। भुवन जी आपके पास आऊंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के वक्त में बहुत ज्यादा फर्क है, इनकी राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है, और आज के वक्त में MY फैक्टर खोसा गया है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राजनीति जो है, मैं विद्यार्थी होने के कारण बहुत गंभीर राजनीति का विद्यार्थी हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि देश काल समय परिस्थिति के अनुसार राजनीति हमेशा बदल के आई है, और राजनीतिक दलों में भी आप धीरे धीरे बदलाव देखते हैं, और वो बदलाव कार्यशैली की नहीं होती है, बल्कि वो बदलाव होता है कि कैसे हम जिस प्रदेश या जिस देश की राजनीति कर रहे हैं उसमें अपनी विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ सके। और मैं कहना चाहता हूँ, इस काम को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। और मैं अभी आपके 2-3 पैनलिस्ट की बात सुन रहा था, उन्होंने एक बात का जिक्र किया जो कि मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, और उसका मैंने उस बयान माननीय अखिलेश यादव जी का मैंने उसको ट्वीट देखा भी है। जब ये पेट्रोल पंप पर जो घटना हमारे विधायक की हुई, माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान कर उस पर तुरंत ट्वीट करके और उसको उठाने का काम करा है। इस तरह की बातें ठीक नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये लड़ाई आखिर कब तक, क्योंकि हर चीज सोशल मीडिया के जरिए सॉल्व नहीं होती ना भुवन जी। ये आपको भी पता होगा, जब ये विषय हुआ है उस समय आपका MLC का चुनाव चल रहा था, आपको भी संज्ञान होगा इस विषय का। ये घटना उस समय की है। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अपने आप को आदरणीय पंच जी से जोड़ना चाहता हूँ, जो उन्होंने बहुत सारे विषय से मैं उनके इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन ये जो लड़ाई है वो लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी जो लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजनकारी नीति है और जो हेट पॉलिटिक्स के बीज इन्होंने बोए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसके साइड इफेक्ट अब आने लग गए हैं। आज ये देखिए, जो इन्होंने नफरत की राजनीति बोई है, आज मैं सुबह एक चैनल में था, ये जो नफरत की राजनीति के इनके बीज है वो अंकुरित होकर आज महाराष्ट्र तक वो फैल गए हैं। ये इस तरह का माहौल पूरे देश और प्रदेश में इन्होंने कर दिया है। इसके खिलाफ लड़ने की लड़ाई कोई कर रहे हैं, सेकुलर राजनीति कोई कर रहे हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, अपनी बात को मैं पूरी करूँ, एक लास्ट बात से कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी केवल 3 ही चीजों के लिए जीते हैं और 3 ही उनकी कार्य प्रणाली है। पहला, उनकी चिंता है 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की महान जनता। दूसरे, उनकी चिंता है समाजवादी आंदोलन। और तीसरे, हम जैसे साधारण जो कार्यकर्ता है करोड़ों, उनकी चिंता करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। और इसके साथ मैं निश्चित कहता हूँ, एक सूत्र उन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया, अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटाई जा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी को हराया भी जा सकता है, और निश्चित तौर पे परिणाम आएंगे। और कल का जो रिजल्ट आया, मैं आपने रिजल्ट से चर्चा शुरू करी थी, मैं कहना चाहता हूँ आज देश में चर्चा होनी चाहिए थी कल के रिजल्ट की, कि प्रधानमंत्री जी के
संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर आ गया है। और एक वहां के इनके कैंडिडेट डॉक्टर पटेल मेरे साथ एक चैनल में थे, वो ये कह रहे थे कल के चैनल में, कह रहे थे कि एक माफिया ने मुझे जेल से चुनाव हरा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से और माननीय योगी जी से कि अगर इनकी सरकार में एक माफिया आपके कैंडिडेट की रक्षा नहीं कर पा रहे आप, तो आप कैसे उत्तर प्रदेश की रक्षा करना चाहते हो? मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ। और ये मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के गंभीरता से कहना चाहता हूँ, आज ये जो पार्टी इनके तीसरे नंबर पर आई है और एक जाति विशेष का व्यक्ति वहां पर जीत के आया है, तो मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है? चलिए ओपी जी आपके पास आऊंगे। आप बड़ा ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भुवन जी की बातें सुनकर, लगता है कुछ बड़ा जवाब सोचकर रखा हुआ है उनकी बातों का। देखिए कोमल जी, ऐसा है कि जो आपने आज टॉपिक रखा है वो समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं इधर कई महीनों से जब चैनल पर बैठता हूँ और पूछता हूँ कि भैया डिबेट का विषय क्या है, तो हमें लगता है कि अधिकांश विषय जो है और समाजवादी पार्टी, उसकी गतिविधियां और उसके जो मुखिया हैं आदरणीय अखिलेश यादव को लेकर के ही डिबेट का विषय रहा। कल सारा दिन डिबेट का विषय रहा कि भैया एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें सोचा कि जो है समाजवादी पार्टी टक्कर देगी, सुपड़ा साफ हो गया। ये बनारस की बात कर रहे थे, इनसे पूछिए कि जो अखिलेश यादव जी का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है, क्या इनके प्रत्याशी की जमानत बची है? क्या इन्होंने कभी सोचा था कि 36 में हम 0/0 पाएंगे? खैर ये बात का विषय डिबेट का, शांत रहिए, आपका भी समय आएगा। डिबेट का विषय जो आज आपने रखा है, देखिए कोमल जी, ऐसा है कि जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं जिन्होंने अपने बाप दादा की विरासत में राजनीति पाई है, बिना किसी परिश्रम के राजनीति की गद्दी पर बैठे हैं, उनका हासिल यही है। पूरे देश में उठा के देख डालिए, मान लीजिए राजीव गांधी के बेटे न होते तो राहुल गांधी जो है कांग्रेस के नेता न होते, लेकिन समाजवादी पार्टी, यहाँ तो औरंगजेब के बाद पहला इतिहास हमने पढ़ा कि जिसने अपने बाप को सबके सामने जबरदस्ती गद्दी पर उतार करके बैठ गया। अब आप बताइए, जिससे आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की संभालेंगे, लड़ेंगे, परिवार संभाल नहीं पाए, पार्टी संभाल नहीं पा रहे, और इन्होंने जो नारा दिया यमुआई का, जिसकी चर्चा हो रही है मुस्लिम यादव का, वो भी नहीं संभल रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाली पार्टी में जा रहे हैं। पश्चिम में देखिए, पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमको 9% मुसलमानों का वोट मिला था, इस बार हमको 18% वोट मिला। हमको जो सीटें हमने जीती है उसमें हमारे यादव बंधुओं का योगदान है। तो न पार्टी बची, न परिवार बचा, न यमुआई का नारा बचा। लेकिन इस सब पर ध्यान नहीं है, सपा का ध्यान है सिर्फ वाराणसी पर। जी एक सेकंड, हाँ। नहीं ठीक है। अच्छा ये बताइए, इतनी करारी कोमल जी हार हुई, सीने में जो आग जल रही है, 12 घंटा बाद ट्विटर सोया था अखिलेश जी का। मैं कल 11 बजे रिजल्ट आया, मैं शाम को डिबेट कर रहा था, तब तक अखिलेश यादव का ट्विटर नहीं पड़ा, लेकिन जब सवेरे उठा देखा ट्विटर पर, उन्होंने कहा क्या जो लिखते रहते हैं जो लिख के दे दिया था, ट्विटर बोला। अरे आपको तो तुरंत बोलना चाहिए, आपको सम्मान करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि जनता ने जो फैसला किया मैं उसका आदर करता हूँ। ठीक है, 14 का चुनाव हारे, 17 का चुनाव हारे, 19 का हारे, 22 का हारे, एमएलसी का हारे, जिला पंचायत का हारे, ब्लॉक प्रमुख का हारे, लेकिन 2024 में हम नया फैक्टर लाएंगे, क्योंकि 17 में हमने राहुल का साथ दिया, 19 में बहन मायावती बुआ का साथ दिया, 22 में हम छोटे छोटे दलों का, मतलब हमने सारा कुछ जो है आजमा लिया, अब कुछ बचा नहीं। 2024 में कौन सा आजमाएंगे, ये तो बात की चीज है। भैया बड़े उतावले हो, आप उतावले न हो, आप जितना आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, मैं उनको वक्त दे दूंगी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, आप बात रखिए। तो मेरा ये कहना है कि ये पार्टी जो है, न परिवार चल रहा है, न पार्टी चल रही है, न कोर जिसको ये वोट करते, गलतफहमी है। ये एमवाई का नारा दिया और इसमें इनकी शिक्षा लेकर हुई, मुझे याद है चैनलों पर पहले चरण के चुनाव में एमवाई का नारा दिया। अगर ये बता दें उसके बाद इन्होंने नारा दिया नहीं दिया, क्योंकि इनको पता हो गया था
कि ये मुसलमानों का आवाज जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मुसलमानों को जो है बिजली भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जनधन खाता मुसलमानों का इन्होंने खोला, गरीब यादवों को जो है इन्होंने सुविधाएं दिए। 2 साल से ये कोरोना में पूरे विश्व का इतिहास है, विश्व की मैं बात करता हूँ, विश्व में खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत 2 साल तक लगातार कोई गरीब भूखा न सोए, उसके लिए हमने व्यवस्था की है। ये हमने एहसान नहीं किया है, ये हमारा नैतिक उत्तरदायित्व था। मेरा ये कहना है कोमल जी कि देश की आजादी के 70 साल में अगर सरकार में गरीब आदमी की भागीदारी हुई, ये जो धरती पुत्र के पुत्र हैं, इन्होंने जो गरीबों को बरगला करके, किसानों को बरगला करके ये जो पूरे प्रदेश और देश में बवाल करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो वक्त चला गया कि बरगलाने वाली जो आप बात कह रहे हैं बहुत स्मार्ट हो गई, अपने दिमाग से सोच समझ के चलती है। मैं कोमल जी ये कहा कि इनको पश्चिम में बड़ा घमंड था ना, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, कि किसान हमारे साथ है, जाट हमारे साथ है, मुसलमान हमारे साथ है, यादव हमारे साथ। चलिए भुवन जी कुछ कह रहे हैं, उनकी भी टिप्पणी ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। भुवन जी बोलिए। परिणाम क्या निकला? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने मुझे पहले कहा कि उतावलापन, मैं इनको बताना चाहता हूँ, शायद ये मेरे बारे में जानकारी नहीं जुटा पाए। मेरा राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन 27 वर्ष हो गए हैं, 1995 से लगातार। मैं इनको बताना चाहता हूँ 27 वर्ष के जो राजनीतिक जीवन जी लेता है उसमें उतावलापन नहीं होता है। पहले तो आप अपनी स्थिति को ठीक कर लीजिए। एक सेकंड, मेरी भी बोलने की बात सुन लीजिए। ओपी जी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, इन्होंने अपने 27 साल के जीवन के बारे में बताया। भुवनेश जी कल पता कर लीजिएगा, 37 साल में दैनिक जागरण का ब्यूरो चीफ रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। 37 साल में सामाजिक जीवन जिया हूँ। मेरे बारे में पता कर लिया कि ओम प्रकाश सिंह ओपी सिंह पत्रकार कहते हैं कि 37 साल में आज दैनिक जागरण का। ओपी जी पर्सनल लाइफ ना डिस्कस करके अगर मुद्दे पर है बेहतर रहेगा। भुवन जी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, भुवन जी मुद्दे पर ही बात करें। चलिए ठीक है ओपी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। भुवन जी अपनी बात रखिए। तो मैं भी अपने 37 साल के करियर के बारे में बता दिया, ये न समझे कि मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का। मैंने कभी चैनल में आपके आके कभी किसी को उतावलापन जैसे हल्के शब्द कहे, पहले तो मैं पूछना था तो कितने साल टाइम हो गया? चलिए आप कूल है, बोलिए आप अपनी बात बोलिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो MY जो फैक्टर की चर्चा हमारी विपक्षी करते हैं और कई चैनल भी करते हैं। हम माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला जो नई सपा है उसमें महिला और युवा मिलकर उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता तय करेंगे। ये फैक्टर है, इसको बदलने की आवश्यकता है। जब प्रदेश का नेता, देश का नेता जब इस तरह का बात कह रहा है और वो परिपाटी हमारी क्रियान्वित होती हुई दिखती है कि जब नए नौजवानों को माननीय अखिलेश यादव जी आगे लाने का करते हैं, युवाओं को लैपटॉप देने का काम करते हैं, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, तो ये उनकी बात को क्रियान्वित भी दिखते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हेट पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी के, निश्चित तौर पे वो अंकुरित हुई है और आप फैलने लगी है पूरे देश में। और इसके देखिए चुनाव जीतना हार नकल का जो चुनाव हुआ ना, ये जीत जाए, हम जीत जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है कि उत्तर प्रदेश बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ जो कल ये चुनाव का रिजल्ट आया है, इसमें ना तो उत्तर प्रदेश का भी भला नहीं हो सकता और लोकतंत्र का भला तो हुआ नहीं, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट थे उनका पर्चा इनके स्वपोषित गुंडों ने भरने नहीं दिया। और इसके साथ साथ जो हमारे कैंडिडेट अपना प्रचार भी नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर इनके साथ इनका शासन और प्रशासन ऐसे ट्रीटमेंट कर रहा था जैसे आतंकवादियों के साथ या कुख्यात अपराधियों के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। और उस दर्द को हम झेल रहे हैं, तो लेकिन हम संघर्ष से निकले हुए लोग हैं, निश्चित तौर पर संघर्ष करेंगे इस अभिमानी सरकार के खिलाफ। इनकी सीटें हमने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में घटाई है और हमारी 2.5 गुना सीटें बढ़ गई है, 1.5 गुना वोट परसेंटेज बढ़ गया। और भारतीय जनता पार्टी की अगर सीटें घटाई जा सकती है तो इनको हराया भी जा सकता है, और वो हराने का काम हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। रजा जी आपके पास आऊंगी। आपने सुना ही होगा सपा प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता को। सपा प्रवक्ता का कहना जीत हार मायने नहीं रखती, बात मायने तो सिर्फ इसकी कि उत्तर प्रदेश का क्या हो रहा है। अगर ये मायने नहीं रखती तो फिर लड़ाई करने का तो कोई फायदा ही नहीं। उत्तर प्रदेश में वही हो रहा है जो होना चाहिए। एक चुनाव का टाइम था, स्थानीय निकाय पदाधिकारी का चुनाव हुआ। आप समझिए 36 सीट का चुनाव था, जिसमें 9 जो है बीजेपी निर्विरोध जीत गई।
27 पर मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी जो है वो 24 मतदान पे जीती। 3 जो है बनारस से, आजमगढ़ से और आपके प्रतापगढ़ से। तो इस तरीके से जो चुनाव हुआ है ये बहुत अच्छा एमएलसी का चुनाव हुआ है। ये कहना कि साहब जो है वो और उसमें जो है वो रोका गया लोगों को और धमकाया गया, ये सरासर गलत है। जो वोट देने वाले लोग हैं वो किसी से डरते नहीं है और बिना डरे हुए वोट देते हैं। वोट देने का मतलब ही ये होता है कि बिना, क्योंकि वोट जो है गोपनीयता रहती है। वोट में कोई आदमी जान नहीं सकता, चाहे स्थानीय निकाय का हो, चाहे वो जिला पंचायत का सदस्य वोट दे रहा हो, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनाव हो, और चाहे ब्लॉक प्रमुख के मेंबर वोट दे रहे हो, चाहे नगर निगम के मेंबर वोट दे रहे हो, और चाहे नगर निगम का और नगर पंचायत का और नगर पालिका परिषद का चेयरमैन और मेंबर वोट दे रहे हो, चाहे एमएलए, एमपी और एमएलसी वोट दे रहे हो। कहीं कोई किसी दबाव में नहीं रहता। ये बिल्कुल गलत है। और आप देखिए कि स्थिति अब दूसरी हो गई है। समाजवादी पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई है, क्योंकि वहां पर जो उनकी स्थिति पहले जो है, इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास 17 एमएलसी है और आप समझिए अब एमएलसी जो है वो 66 एमएलसी बीजेपी के पास हो गए हैं। और अभी जुलाई तक जो है अगर ठीक से और नहीं हुआ तो हमें लगता है कि जुलाई तक आते आते समाजवादी के पास 9 सीट रह जाएगी। हमें लगता है कि विपक्ष का भी जो है इनको वो पद नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 एमएलसी होते हैं। ओपी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, बात पूरी हो जाने दीजिए, बोलिए रजा जी। 10 जब एमएलसी होते हैं तभी विपक्ष का जो है वो उसको जो है वो पद प्रतिष्ठा उसकी होती है। अगर 9 मिलेंगे तो विपक्ष का उसको अधिकार नहीं मिलेगा। बात यहाँ चल रही थी कि साहब मुसलमान हल्का से नाराज हो रहा है और नाराजगी की आवाज उठ रही है। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, आप कोमल जी, आप खुद मीडिया से आप एंकर हैं, आप हम लोग तो वही चीज कर रहे हैं जो आवाजें दिख रही हैं। बिल्कुल। भाई शफीकुर रहमान बख्श ने क्या कहा सबने सुना जी, टीवी चैनल ने कहा, न्यूज़पेपर में छपा, पूरा देश दुनिया जान गया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की दबे जबान से चाहे खुले जबान से क्या कहा, मुसलमानों के लिए वो उस तरीके से मदद नहीं कर रही है। तो क्या कहना, यानी दबे आवाज से बात उठ रही है। तो ये तो सच है ना रजा जी, जिस तरह से चीजें होती है वो ज्यादा दिन तक दबती नहीं है। फिलहाल आप हम सभी हमारे साथ बने रहे हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो किस तरह से अब अल्पसंख्यकों को मनाया जाएगा, जो नाराजगी है वो नाराजगी कैसे दूर की जाएगी, ये जानेंगे। लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और रुख कर लेते हैं पीयूष जी आपकी तरफ। किस तरह से अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, क्या रणनीति लग रही है आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से? क्योंकि अगर हम नाराजगी की बात करें, शिवपाल सिंह यादव का नाम ले लें या आजम खान का नाम ले लें, शफीकुर रहमान बर्ग का नाम ले लें, या फिर हम अन्य अल्पसंख्यकों की बात कर लें, नाराजगी तो ये साफ है कि नजर आ ही रही है। फिलहाल आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, नाराज़गी तो होती है, स्वाभाविक है। अगर आप पूछेंगे नहीं, जो लोग काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और कई बार जो है विधायक चुन के आए हैं, निश्चित रूप से उनका अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रभाव है और जिसके आधार पे वो आ रहे हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए। निश्चित रूप से उनको सम्मान भी देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उन नेताओं को भी सोचना चाहिए कि आप एकदम से जो है कि, क्योंकि आप भी उसी पार्टी के टिकट पे जीत के आए हैं और उस पार्टी ने आपको भी बहुत कुछ दिया है। अगर आप देखिए तो आज़म साहब को जो है क्या नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने, और मुलायम सिंह के वो काफ़ी ख़ास थे और उनके साथ लगातार बने रहे। तो उनको, जब आपको याद होगा 2012 में सरकार बनी थी, उसके बाद जो है कि यही कहा जाता था कि वहाँ पे जो है कि 5 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। अखिलेश तो नाम मात्र के मुख्यमंत्री थे, बाकी जो है कि शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव और आज़म खान जो मुख्य थे, वहाँ पे अमर सिंह भी थे उसमें कहीं ना कहीं। तो इस तरह से जो है कि आज़म खान तो काफ़ी प्रभाव रखते थे उसमें, ऐसी बात नहीं है। तो और आज जो आप जो है निश्चित रूप से उनके लोगों को भी टिकट नहीं दिया अखिलेश ने, ये बात दीगर है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझना होगा और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा और मिल बैठ के बातचीत करके जो है कि आपको ये दिक्कतें जो हैं वो उसको सुलझाना होगा। क्योंकि पार्टी सर्वोपरि होती है, क्योंकि पार्टी के माध्यम से ही आप जो है सत्ता में आ सकते हैं। अकेले आप जो है कि भाड़ फोड़ नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये उनको भी सोचना होगा और अखिलेश को भी सोचना होगा
क्योंकि अगर चुनौती देनी है भारतीय जनता पार्टी को तो निश्चित रूप से इस तरह की जो गलतियां नहीं करके और बातचीत के माध्यम से वो उसको मतलब आप पब्लिकली इस तरह से न करें जो डैमेजिंग हो जाए। लेकिन मुझे लगता है देखिए शफीकुर रहमान जैसे नेताओं को बहुत भाव नहीं देना चाहिए, और अखिलेश अगर कर रहे हैं तो बात सही है, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरह से जो है लड़कियों को बारे में उन्होंने किस तरह के विचार रखे थे अपने समाज की लड़कियों के बारे में, और एक दकियानुसी विचार वाले वो हैं, भले ही कितने बड़े क्यों न हो, वो के सांसद भी हैं वो वहाँ सपा पार्टी के, लेकिन अगर इस तरह के विचार वाले लोग रहेंगे तो मुझे लगता है कि अखिलेश को ऐसे लोगों से कभी न कभी छुटकारा लेना ही होगा। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है आज के समय में और आधुनिक बनना है और आगे विकास विकसित होना है, वाकई लोगों को भी विकसित करना है मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो निश्चित रूप से आपको इस तरह के लोगों से छुटकारा पाना होगा। तो शफीकुर रहमान जैसे जो तत्व हैं, मुझे लगता है कि नेता हैं, उनको बहुत अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें करना आज के टाइम में महिलाओं को लेके जो है कि तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बात हो रही थी कि देखिए अभी जिस तरह से इन्होंने चुनाव जो है अपर काउंसिल का चुनाव जो है, परिषद का चुनाव जिस तरह से, उसमें बहुत ही एक लैकलस्टर एटीट्यूड दिखाई दिया, बहुत ही ढीला ढालापन। और ये जो जोशी जी कह रहे थे कि नहीं वो तो उन्होंने छीन लिए, फॉर्म फाड़ लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने बेईमानी कर ली, तो ये चलता, इतना नहीं चलता है। और अगर किया तो आपने उसका प्रतिरोध कितना किया? आपने उसके बाद चलिए उन्होंने कर लिया, चुनाव को हड़प लिया उन्होंने, तो आपने क्या सड़क पे उतरे? क्या आप इलेक्शन कमीशन के पास गए? क्या आप कोर्ट के पास गए क्या उसके लिए? अगर इसी तरह प्रक्रिया चलती रही तो भारतीय जनता पार्टी तो सब कुछ कर लेगी, फिर विपक्षी दल बचेंगे नहीं। तो आप कितना खड़े हो रहे हैं? अखिलेश उस तरह सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे, समाजवादी पार्टी उसे सक्रिय दिखाई नहीं दे रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, सिर्फ आपको कुछ सिचुएशन में एक एंटी बीजेपी सेंटीमेंट को इनकैश करा के कुछ सीटें आपकी बढ़ गई, आ गई, आपको सिर्फ 8 महीने सक्रिय रहने के बाद, क्योंकि लोगों में संतोष था, उसका फायदा आपको मिला। मुस्लिम समुदाय ने जो है 85% जो है मुस्लिम समुदाय ने आपको वोट दिया, तो उसका ध्यान आपको रखना होगा और आगे बढ़ना होगा, और आपको सक्रिय तरीके से आगे बढ़ना होगा। ये नहीं कि आपको जो उस मौके का फायदा उठा के जनता के आक्रोश को आप अपनी झोली में भर लीजिए और कह लीजिए देखिए हमने तो इतनी सीटें हासिल कर ली और बीजेपी की घटा दी। नहीं, आपको अगर सत्ता में आना है तो सबको साथ लेके काम करना होगा, जो कमियां आप में उनको देखना होगा, और आपको इस तरह की शिकायतों का मौका कम से कम देना होगा, तभी आप जो है पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। वरना आप फिर आज बढ़े हैं, आज आप जो है 111 सीटें आपकी आई, और तो कल को फिर आप 30 और 32 पे आ सकते हैं अगर इसी तरह का एटीट्यूड आपका रहा। क्योंकि ये आपको मानना पड़ेगा कि मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा है, जो आपको बीएसपी के अलावा जो एसपी को सबसे ज़्यादा संख्या में वो देता है, और इस बार तो उसने 2022 के चुनाव में उसने एक मुश्त जो है वो वोट उनको दिया है। तो निश्चित रूप से पार्टी के किसी पद में भी किसी मुसलमान को अवश्य जगह देनी चाहिए, और जो है कि आपको जो है कि लेजिस्लेटिव पार्टी में भी जो है वहाँ कहीं न कहीं महत्वपूर्ण पद देना ही होगा, तभी आप जो है उनकी भी भावनाओं का ध्यान रख पाएंगे, तो आगे बढ़ पाएंगे। चलिए भुवन जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल, टिकट के जो बंटवारों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को ऐसे में नजरअंदाज किया गया, उनके बारे में नहीं सोचा गया। फिलहाल इस बात पे भी हम गौर करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मेरा जवाब। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी ने लगातार चिंतन और मंथन के दौर से करके आगे बढ़ने का काम कर रही है, क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो हमको मैंडेट दिया है वो मुख्य विपक्षी पद और मजबूत विपक्ष बना के भेजा है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति, मजदूरों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति और अगड़े पिछड़े सभी के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, और हम निरंतर लड़ाई को लड़ने का काम हम निश्चित तौर पर देखेंगे। जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया उत्तर प्रदेश के हित को देखते हुए, उन्होंने जो हमें मैंडेट दिया था उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उसका पालन करा, और उन्होंने अपनी संसदीय क्षेत्र का त्याग करके और एक विधानसभा में लड़ाई लड़ने का काम करा। इससे निश्चित तौर पे हमारी ताकत को बढ़ने का काम करा है, और निश्चित तौर पे इसका परिणाम आपको उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में दिखेगा, जहां सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष करेगी। किसान, मजदूर, युवा, विद्यार्थी, अल्पसंख्यक, अगड़ों और पिछड़ों के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, और निश्चित तौर पर ये भी भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, अगर सब यहाँ टू पोल पॉलिटिक्स यूपी में प्रारंभ हो गया है, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है तो समाजवादी पार्टी है। बाकी पार्टियों के लिए केवल एडजस्टमेंट का जो रूप है वो बचता है, क्योंकि टू पोल पॉलिटिक्स यूपी में हो गया। लेकिन
भुवन जी, मेरा सवाल अब यहाँ पर ये है कि ठीक है, आपने भविष्य में क्या करना है ये तो बता दिया, लेकिन आज के वक्त में जो नाराजगी है शिवपाल सिंह यादव को लेकर हो या फिर हम आजम खान के साथ जो समर्थक हैं उनकी बात कर लें, उनके मीडिया प्रभारी की तरफ से जो बयान सामने आए, शफीकुर रहमान वर्ग की बातों को लेकर बात कर लें, इन जो नेताओं की नाराजगी है इसके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है, इस पर कैसे क्या कुछ रिएक्ट करेंगे? देखिए, मैं आपसे निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, माननीय शिवपाल जी हमारी पार्टी, हमारे जो अलायंस है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के, उनकी अपनी एक पार्टी है और हमारे मजबूत अलायंस है और हमारे चाचा भी है। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय आजम खां का परिवार के साथ माननीय अखिलेश यादव जी घर तक लेकर जेल तक सब जगह गए और उन्होंने एक संयुक्त तो बयान भी दिया, अगर आपके मीडिया में भी दिखाया गया वो बयान को, कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी की पूरी मदद हमारे साथ खड़ी है और माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा हमारा साथ दिया है। और अन्य कोई व्यक्ति इसकी प्रतिक्रिया करता है तो मैं उसका जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि हम लोग एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी के होने के कारण हम अनुशासित है और अनुशासित होने के कारण हमारा कर्तव्य बनता है, अगर जो भी पार्टी की बात होती है तो हम पार्टी के प्लेटफॉर्म में रखते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी हम जैसे साधारण कार्यकर्ता की बात सुनते हैं और तो हम नहीं मान सकते कि वो किसी सांसद या किसी अन्य कार्यकर्ता की बात नहीं सुनते। हम जैसे साधारण कार्यकर्ता भी उनके पास कोई बात रखते हैं, उसे गंभीरता से वो चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और जरूर एक्शन करते हैं। और अभी एक एक्शन जो हमारे विरोधी कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा, अभी देखिए पार्टी ने चिंतन और मंथन करके कुछ ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी विरोधी कार्यों में लिप्त थे, आपके चैनल के माध्यम से भी, अन्य चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को सबको पता चला होगा, उन पर अनुशासन कार्रवाई हुई। इसे ही मंथन कहते हैं। निश्चित तौर पर मंथन कह रहे हैं और किसी को अगर जो व्यक्ति अनुशासित है वो पार्टी प्लेटफॉर्म में बात रखे, हम पार्टी का पक्ष रखने को यहाँ पर, ताकि हमारा किसी व्यक्ति विशेष कोई कुछ कहेगा हम उस पर टिप्पणी करेंगे, इस प्रकार की टिप्पणी का हमारा राजनीतिक जीवन नहीं है। व्यक्ति विशेष नहीं, ये टिप्पणियां ही है जो पार्टी की इमेज बना रहे हैं, यही टिप्पणियां हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का आपसी कलह बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दरारें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, असर पड़ता नजर आ रहा है। मैंने आपसे कहा कि जो भी कैडर बेस्ड है, जो कैडर है और कैडर अनुशासित होता है, अनुशासित व्यक्ति समाजवादी आंदोलन को जो गति देने का काम करेगा या समाजवादी आंदोलन को जो लड़ाई लड़ने का काम करेगा, वो कैडर पार्टी के अंदर अपनी बात रखेगा, उसे हम अनुशासित सिपाही करते हैं। और जो अनुशासनहीन है उसकी बात पर मैं टिप्पणी करना समय की बर्बादी। तो क्या आजम खान की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से जो भी कहा गया अनुशासनहीनता है? देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, पार्टी के कैडर बेस जो भी कार्यकर्ता अपने आप को मानता है या समाजवादी आंदोलन के जो काम कर रहे हैं वो अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म में बात रखे तो उनका स्वागत होता है। तो मेरे ख्याल से शिवपाल सिंह यादव जी को लेकर अभी आप जो कह रहे थे कि हमारे माननीय हैं और उनको लेकर जितनी भी पॉजिटिव बातें कहीं, फिर तो वो झूठी साबित हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी नाराजगी सबसे पहले जाहिर की थी, तो ये तो अनुशासनहीनता हो गई ना। देखिए, मैं आपसे निश्चित तौर पे क्या कहता हूँ, उनकी बात का जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं तो केवल इस समाजवादी पार्टी का पक्ष रख सकता हूँ। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा तो उसका जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं। मेरे ख्याल से व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है और वो व्यक्तिगत तब रहती है जब आपस में जाके बात करें। फिलहाल आप बने रहिए। ओपी जी, आपके पास आऊंगी, किस तरह से देख रहे हैं इन बयानों को लेकर, और अगर MY फैक्टर को लेकर बात करें, क्या लग रहा है बीजेपी की तरफ ट्रांसफर होता नजर आ रहा है? तरफ ट्रांसफर हो चुका है और हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने इसको इशारा आपको किया है कि देखिए, इतना भारी बहुमत 2014, 2019, 2022 पूर्ण बहुमत, रिकॉर्ड तोड़ना, 37 साल बाद कोई सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा इतनी बड़ी पूर्ण बहुमत से आई है और 40 साल बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद में इतनी भारी बहुमत से कोई पार्टी आई। तो जो ये आई है, तो क्या हमने कोई जातिवाद का खेल खेला था? क्या हमारे कामों में, हमारी योजनाओं में जातिवाद या क्षेत्रवाद दिखाई पड़ता? आप ये बताइए, जिस MY की चर्चा आप कर रही है कोमल जी, हमारी जो 56 योजनाएं केंद्र सरकार की और 41 उत्तर प्रदेश सरकार की, इतनी योजनाएं धरातल पर चल रही है पूरे प्रदेश में। आप एक योजना के बारे में अगर बता दें कि हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने पक्षपात किया है, तो आपके चैनल पर मैं वचन देता हूं कि जो कहिए मैं हारने को तैयार। ये होती है सरकार, ये होती है पार्टी की विचारधारा। ये नहीं होती विचारधारा कि हम कुछ को उकसाएं, कुछ को चलाएं। आजम खां की बात कर रही है,
भाई आजम खान इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, आजम खान मुलायम सिंह के साथ थे, संस्थापक थे। मैं कई बार डिबेट बात को कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि आजम खान के मामले में डिबेट तो होती है। समाजवादी पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि आपने आजम खान को भैंस चोरी, बकरी चोरी, पुस्तक चोरी में उठा करके बंद कर दिया। मैंने कहा भैया अगर हमने इतना जुर्म ढाया है तो आपका पार्टी का बहुत बड़ा नेता, जरा हमको ये बता दीजिए कि 4-5 साल में विधानसभा में कितनी बार उठाया, कितनी बार आजम खान के मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी, कितनी बार जो है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जाके आजम खान से जेल में मिले। और आप अपने चचा को आप सीधे सीधे अपमानित कर रहे हो, आप उसको पार्टी में ला करके एक सीट दे रहे, दूसरे सहयोगी दलों को आप जहां 30-30, 28-28 सीटें दे रहे हो, उस आदमी को एक दे रहे। करहल के मैदान में जहां मुलायम सिंह यादव बैठे हैं, शिवपाल जैसे बड़े नेता को मैंने कहा ना कि ये इनका मामला है, लेकिन आप उसको कुर्सी तक नहीं देते हो। जब आप रोड शो करते हो तो एक तरफ पिता एक तरफ, ये इनका मामला, लेकिन तानाशाही ज्यादा दिन चलती नहीं। उस परिवार में, उस कुनबा में पिता को अलग किया, चाचा को अलग किया, मुलायम सिंह की पुत्रवधू को अलग किया, आपने यंग वाइफ फैक्टर था, वो काम नहीं आया। और सुनिए, इनकी हार का कारण इनके नाकामी और 12-17 के पाप है। इस जनता ने 22 के चुनाव में 12 से 17 की सरकार और 17 की 22 का सरकार, दोनों में उसने अंतर देखा। क्या अंतर है? इनके अखिलेश यादव के रोने से हर चुनाव में जो भी पार्टियां हारती हैं उस हार को लोकतंत्र में कबूल करती है, लेकिन अखिलेश यादव कभी ईवीएम को दोष देते हैं तो कभी वो कहते हैं कि गुंडाई से हो गया। अरे भाई आप ये बताइए, 9 लोग निर्विरोध हुए, 3 लोगों ने आपके पर्चा उठा लिया, उनको पार्टी से आपने निकाल दिया। हमने कहीं बेईमानी किया हो, कहीं ट्विटर पर, कहीं चैनल पर, कहीं अखबार में एक भी दृश्य दिखाइए कि जो 27 चुनाव हुआ है उसमें कहीं किसी के साथ जोर जबरदस्ती हुई। और अगर मान लीजिए जोर जबरदस्ती हुई है तो इलेक्शन कमीशन किस लिए बना है, कोर्ट किस लिए बना, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किया अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। दूसरी बात, अखिलेश यादव और इनके पार्टी के कुछ सांसद और विधायक, इन्होंने लोटिया डुबोने का ज्यादा काम किया। जब आप वैक्सीन के बारे में बोलते हो, प्रदेश की जनता की जान जा रही है, आप एसी रूम में बैठकर बोलते हो कि ये बीजेपी का वैक्सीन है। अब बताइए, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने दिन रात मर के, जब पूरा विश्व एक वैक्सीन नहीं बना रहा था, हमारे देश के वैज्ञानिक और साइंटिस्टों ने 3-3 वैक्सीन बनाए, और आप कहते हो कि बीजेपी का वैक्सीन है। मत लगवाओ समाजवादी पार्टियों इस तरह की नकारात्मक सोच। आपको कहना चाहिए कि हम बधाई देते हैं, आप सेना पुलवामा में जब अटैक होता है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक होती है, आप सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। 370-35 पर आप संसद से लेके सड़क तक धमकी देते हो। इस राष्ट्र विरोधी राजनीति को जनता कभी नहीं माफ करेगी। अब जनता बहुत होशियार हो चुकी है, वो देख रही है कि इस प्रदेश में, केंद्र प्रदेश की। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, रजा जी आपके पास आती हूँ। फिलहाल एमवाई फैक्टर को लेकर जब बात कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुका है ये फैक्टर। और अब अगर हम नाराजगी को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि भुवन जी कह रहे हैं हम चिंतन मंथन करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो 1 महीना निकला है इसी बीच ये कर लेना चाहिए था। रजा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। पीयूष जी, मेरा यही सवाल आपसे रहेगा, किस तरह से देख रहे हैं, और जो 1 महीना बीता उस बीच कितना सुधार करने की जरूरत थी, क्योंकि नाराजगी जाहिर सी बात है बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। देखिए, ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ही खबरें ज़्यादा आ रही हैं समाजवादी पार्टी को लेके, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात नहीं है, और समाजवादी पार्टी को इस पर निश्चित रूप से चिंतन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि शिकायत है तो कोई ना कोई कारण निश्चित होगा। अखिलेश भी, उनके व्यवहार से भी कभी भी लगता है, जिस तरह पत्रकारों के साथ भी उन्होंने कभी कभी व्यवहार किया है, और कहीं ना कहीं एक एरोगेंस की भावना उनके अंदर भी है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का
कि ज़्यादातर जो राजनेता हैं या जो टॉप पे पहुंच गए अपनी अपनी पार्टी हैं या सरकार में टॉप पे हैं, उनमें एरोगेंस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये एक लोकतांत्रिक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ जाता है और इससे परहेज़ किया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से देखिए अखिलेश को सोचना होगा इस बारे में कि किस तरह से उनको अगर आगे बढ़ना है, आगे चलना है और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है, तो निश्चित रूप से आपको सभी को लेकर चलना होगा, पुराने नए सभी नेताओं को लेकर चलना होगा और कहीं ना कहीं जो है आपको पीछे कदम भी खींचने होंगे और कहीं आपको जो है उनका मनुहार भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पार्टी सभी को लेकर चलने से आगे बढ़ती है। एक या दो की पार्टी अगर बन जाती है तो फिर वो कहीं की रह नहीं जाती है वो। हाँ, अगर ये बात अलग है कि अगर जो है कि उस तरह कार्डर बेस्ड आपकी पार्टी हो, जिस तरह की बीजेपी के कार्डर है पूरा का पूरा, तो वो अलग बात है, वहाँ तो दो नेता भी पार्टी चला रहे हैं तो वो चल जाता है। लेकिन आपकी पार्टी में इस तरह कार्डर नहीं है, तो आपको कार्यकर्ता बनाने के लिए, कार्यकर्ता को खड़े करने के लिए, कार्यकर्ता को आगे ले जाने के लिए, उनको जोड़ के रखने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है कि आप मंथन करें और सबको मिलजुल के और जो है कि साथ लेकर चलें और जिनका जो असंतोष है जिनके अंदर, उनके असंतोष को दूर करें। तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, तभी जो है आप चुनौती दे सकते हैं, वरना पार्टी आपकी सिमटती चली जाएगी और फिर भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज हो जाएगा। और एक छत्र राज किसी भी पार्टी का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रांग होना, और एक पार्टी की सरकार का बदलते रहना भी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो उसमें वो एरोगेंस ना आए, वो डिक्टेटरशिप की प्रवृत्ति ना पैदा हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है समाजवादी पार्टी को और अखिलेश को खासकर जो है। देखिए ये बात तो सही है कि वो ये भी आरोप लग रहे हैं मुस्लिम नेताओं के द्वारा कि उनको पीछे, पर्दे के पीछे रखा गया, सिर्फ वही प्रचार में प्रमुख रहे, और बात सही भी है कि अखिलेश ही दिखे जहाँ भी प्रचार में, शायद उन्होंने और लोगों को भी रखा होता आगे तो उसका फ़ायदा उनको मिला होता। तो ये गलतियाँ सुधारनी होंगी और उनको पूरा का पूरा एक ऐसे नेताओं का एक पूरा का पूरा एक ग्रुप बनाना होगा जिनको महत्व मिले और उनको जो भी पार्टी में बड़े बड़े पद दिए जाए और उनको जो है कि प्रचार में अभी से लगा दिया जाए पूरे क्षेत्र में। आप ये मानते हैं कि कमी सपा की तरफ से ही हुई है? क्योंकि जहां एक तरफ सपा की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेता इन विधानसभा चुनावों में उतार दिए, और जहां हम सपा की तरफ से देखें तो अखिलेश यादव के अलावा कोई और बड़ा नेता दिखा नहीं। तो ये कमी सपा की तरफ से आपको दिखती है? नहीं, ये कमी मुझे सपा नहीं, अखिलेश की तरफ से दिखती है। देखिए अखिलेश ही सर्वे सर्वा है पार्टी के, क्योंकि वही कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपने को अध्यक्ष बनाया है और वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, सभी कुछ वही निर्णय ले रहे हैं, अलायंसेस भी उन्होंने अपने हिसाब से किए, अपने उससे किए। तो अखिलेश को ये सोचना होगा, पार्टी को नहीं, अखिलेश ही पार्टी चला रहे हैं, तो अखिलेश को पार्टी के हित में ये सोचना होगा कि वो सबको साथ लेके चलें, जो भी जिसकी शिकायत उसको दूर करें और भी समुदायों को साथ जोड़ के चलें। क्योंकि देखिए खिसक रहा है निश्चित रूप से, यादव भी खिसका है इस बार के चुनाव में हमने देखा, और मुस्लिम भी खिसका है, मतलब मुस्लिम जो है भाजपा के पक्ष में भी गया है, 6 से 8% हुआ है, 2% बढ़ना भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ी बात है। जाहिर सी बात ये है, ध्यान देना होगा। ये वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाए उससे पहले ही ये आत्ममंथन चिंतन कर लेना चाहिए। रजा जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। सपा प्रवक्ता का कहना कि यदि किसी की तरफ से, किसी भी अल्पसंख्यक की तरफ से ये बयान जब सामने आए, ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, उनके व्यक्तिगत बयान है, इस पर वो कुछ कहना सही नहीं समझते। क्या लगता है ये वाकई में व्यक्तिगत रहा है? जब मीडिया के सामने खुलकर शिवपाल सिंह यादव बोल चुके, खुलकर आजम खान की तरफ से समर्थक बोल चुके, क्या लगता है? राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो है, उसके कोई भी विचार ये कह देना ठीक नहीं होता कि उसके व्यक्तिगत विचार हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति जो है हमेशा 24 घंटा वो राजनीतिक व्यक्ति रहता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अखिलेश मुसलमानों को वोट चाहते हैं और मुसलमानों का वोट चाहते हुए मुसलमानों को मंच पे बोलने नहीं देंगे, मुसलमानों को आप पीछे रखेंगे। अरे भाई, मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, मुसलमान भी सम्मानजनक इस देश में जी रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कहते हैं? आप क्यों डरते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहेगी आपको कि साहब ऐसा है कि जो है वो आपको जो है आपकी पार्टी जो है मुसलमानों की पार्टी है, मुल्ला की पार्टी है, इसे आप क्यों डर रहे हैं भाई? जब आपको मुसलमान खुल के वोट दे रहा है तो कहा करे कोई आदमी कि वो मुल्ला की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, आप इससे क्यों डरते हैं भाई? जो भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी, वो कह के तो बताएगी साहब ये तो खाली एक मुसलमानों की पार्टी हो गई है,
मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी होगी, कहने दीजिए। आप कहिए साहब इस देश के मुसलमान नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हमारी पार्टी को अच्छा समझते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो हमें वोट दे रहे हैं तो उनको छाती पे लगाएंगे। लेकिन आप उनको किनारे रखते हैं, वोट भी चाहते हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये कौन सी पार्टी से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप उनके लिए खुल के बोलेंगे भी नहीं, वोट भी चाहेंगे, आप मुख्यमंत्री भी बनना चाहेंगे मुसलमानों के वोट पे, और मुसलमानों के जो है वो जख्म और मरहम भी नहीं मिलेंगे। ये क्या है पॉलिटिक्स में भाई? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है किसी मुसलमान को एमएलए का टिकट इसलिए नहीं दिया कि मुसलमान कोई जो है वो जीत नहीं सकता था किसी भी विधानसभा में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। और यहाँ तो कई मुसलमानों को सपा ने टिकट नहीं दिया, जो उनके एमएलए थे उनको टिकट नहीं दिया। जीत कई सकते ऐसे थे वो। मुसलमान बाद में बीएसपी से लड़े, बाद में वो बीएसपी से लड़े, रुदौली के अंदर, गाजीपुर में नाम रुश्दी वगैरह जो है, जबकि उनके एमएलए थे, वो टिकट न देने की वजह से बीएसपी पहले टिकट दिया, फिर टिकट काटा। ये सब क्या है भाई? आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद किसी मुसलमान के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। और आप अगर इधर का वो देखिए तो जो है अभी नई जो 2.0 की सरकार आई है, आप देखिए जो वहाँ गाजीपुर में जो आदमी जो है झंडा लेके मस्जिद पे खड़ा हुआ था, किसी मुसलमान ने कंप्लेंट नहीं किया। 112 पे सूचना के आधार पर जो कार्रवाई हुई। और आप देखिए जो बाबर जिसकी पिटाई पीट के लोगों ने मार डाला मुसलमान को, इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मिठाई बांट रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा उनके फैमिली से? कहा आपका बाबर मरा है, मैं आपका बेटा हूँ। तो ये बड़ी बात है, मैं आपका बेटा, तो मैंने कहा तो मेरे आंख में आंसू आ गया कि एक मुख्यमंत्री एक इतनी अच्छी बात कर रहा है, किसान इतनी अच्छी बात कर रहा है कि भाई ठीक है किसी का बच्चा जो है पीट के मारा गया है, मैं जो है मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बहुत बड़ी बात कही है। तो हमें लगता है कहीं न कहीं ये चेंज हुआ है और मुसलमान हमेशा सत्ता के साथ रहता है, क्योंकि वो सत्ता के साथ रहा है और सत्ता के साथ रहना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश देर कर दें और 2024 में जो मुसलमान को 8% मुसलमान का वोट भी पीयूष जी ने कहा कि 6 से 8% बढ़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान 20% वोट भारतीय जनता पार्टी को दे दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर दिल्ली में बैठ जाए। मुसलमान अब किसी मुकाबले में आने वाला नहीं है। नहीं, अब तो देखिए जनता पूरी स्मार्ट हो चुकी है, तो एमवाई फैक्टर को भी ये समझ आने लगा है। देखिए अगर देखिए गैस अगर चूल्हा में उज्ज्वला योजना में मिला है तो मुसलमान को भी मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर मकान मिला है तो ईमानदारी से मुसलमान को भी मिला है। अगर जो खाद्यान्न योजना में लोगों को मिला है तो मुसलमानों को भी मिला है। आप बताइए कोमल जी, आपके चैनल में कहाँ खबर आपके पास ये आई कि साहब खाद्यान्न योजना में फलाना मुसलमान को नहीं दिया गया, लाइन में लगा तो उसको भगा दिया गया, दुक्का दिया? ऐसा नहीं है, सबको दिया गया। इस सरकार में जो कहा गया सबका साथ सबका विकास, हमें उसकी नजीर कहीं न कहीं मिलती है और कहीं ऐसा नहीं आया। तो जाहिर सी बात है जो मुसलमान को छाती पे लगाएगा, मुसलमानों को जो अपना समझेगा, मुसलमान भी उसको अपना समझेगा। जाहिर सी बात है। चलिए फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं। भुवन जी, सबसे पहला आपका कमेंट। देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, समाजवादी पार्टी ने जो चिंतन और मंथन करा उसके बाद एक ऐसे कार्यकर्ताओं की जो लगातार पार्टी को नुकसान हो उनको हटाने का काम करा, और चिंतन और मंथन का जो दौर होता है उससे लगातार पार्टी आगे बढ़ती है। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी, और मेरे ख्याल से ये सभी का सजेशन रहेगा कि एक बदलाव की जरूरत है समाजवादी पार्टी को, और आत्म चिंतन मंथन के साथ ये बदलाव लाना बेहद जरूरी है। चलिए ओपी जी, 10 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। नकारात्मक राजनीति करेंगे, जो भी जन भावनाओं के अनुरूप राजनीति नहीं करेंगे या काम नहीं करेंगे, उनका वही हश्र होगा जो भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ रही तमाम पार्टियों का हश्र हुआ। इसलिए अब सारे दाव पेच भूल करके जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपको विपक्ष की भूमिका में आपको जनता ने रखा है, आप रचनात्मक पॉजिटिव चुनाव करिए। आप सदन से लेकर सड़क तक करिए, जनता आपका स्वागत करेगी। लेकिन नकारात्मक राजनीति जब आप करेंगे तो आपका यही हश्र होगा जो लगातार एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स देखने की उम्मीद है। चलिए पीयूष जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, ये बात सही है, लेकिन कि सारे मुसलमानों को भी जो है प्रधानमंत्री आवास के तहत दिया गया या भी अनाज दिया गया, वो बात सही है चूँकि वो नागरिक। लेकिन सवाल ये है कि मुसलमानों पे सबसे ज़्यादा जो जिस तरह से भावनात्मक रूप से और हिंसक तरीके से
और जो एक हरासमेंट उनका लगातार किया जा रहा है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है मुसलमानों के सामने, रोजी रोटी तो मिल रही है, ठीक है, आप अनाज सबको दे रहे हैं, वो बात दीगर है, वो एक सरकार का कर्तव्य होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से जो प्रताड़ना दे रही है, जो इवन शारीरिक रूप से प्रताड़ना दे रही है, और आपको एक जो संवैधानिक अधिकार मिला है वो आपसे छीन लेना चाह रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है, और इसके लिए समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान आए हैं। मेरे ख्याल से ये आपका फाइनल कमेंट 10 सेकंड। मुसलमानों को छाती पे लगाएगा, मुसलमानों की जो बात करेगा उनकी बहबूदी के लिए, उनकी तरक्की के लिए। जैसे दोयम दर्जे की बात अभी हमारे पीयूष जी ने कहा, पीयूष जी हमारे बहुत बड़ी पत्रकार, लेकिन अगर जाहिर सी बात है कि अगर जो संविधान में अधिकार मुसलमानों को मिला है, उस अधिकार से अगर कहीं मुसलमानों को वंचित किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि वंचित किया जाएगा, हमें नहीं लगता है। अब लग रहा हो किसी को समाज में कि उस संविधान से भारतीय जनता पार्टी वंचित कर रही है, हमें तो ऐसा नहीं लगता कहीं से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वंचित कर रही है। मुसलमानों की बहबूदी और तरक्की के लिए बात, आप देखिए कि IAS कितने आए हैं मुसलमान इस रिजीम के अंदर, 6 साल 7 साल की सरकार में 50 से ऊपर IAS आए हैं। इससे पहले इतनी लंबी सूची IAS की नहीं होती थी। ऑफिसों में आप देखें तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो MY फैक्टर, अल्पसंख्यक क्या अखिलेश से नाराज है और ये नाराजगी कब तक खिंचेगी? क्या ये नाराजगी जल्द दूर कर ली जाएगी? ये तमाम जो सवाल, इनके जवाब जानने की कोशिश जरूर की है, लेकिन एक जो फैक्ट निकल कर सामने आ रहा है ये कि समाजवादी पार्टी को एक बदलाव करने की जरूरत है, आत्मचिंतन और मंथन की बेहद ज्यादा जरूरत है। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।